नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम लोग जो थ्योरी क्लासेस पढ़ चुके हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की, उन्हीं के आधार पर थ्योरी क्लासेस लेंगे जिसमें हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जो डाउट आपको थ्योरी क्लास में रह जाती है उन डाउट्स को यहाँ पर सॉल्व कर दिया जाता है, सारे सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं। तो चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़िए। बढ़ते हैं हम प्रश्नों की तरफ और आज लेते हैं पहला प्रश्न। देखते हैं क्या कह रहा है पहला प्रश्न। द बेस्ट वे टू टीच अ कॉन्सेप्ट टू स्टूडेंट्स इज टू प्रोसीड फ्रॉम। छात्रों को अवधारणा सिखाने का सबसे अच्छा तरीका डाट से आगे बढ़ना है। अब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, अननोन टू नोन, नोन टू अननोन आर डिफ़िकल्ट टू सिंपल। कौन सा विकल्प सही होगा आपको बताना है। अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? अमूर्त से मूर्त की तरफ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अमूर्त से मूर्त की तरफ, यहाँ अमूर्त से मूर्त की तरफ आप चल रहे हैं। नोन से अननोन की तरफ, मतलब अज्ञात से ज्ञात की तरफ, ज्ञात से अज्ञात से ज्ञात की तरफ। और उसके बाद में क्या है? नोन टू अननोन, मतलब कि ज्ञात से अज्ञात की तरफ, ज्ञात से अज्ञात की तरफ। और डिफ़िकल्ट टू सिंपल, मतलब कठिन से सरल की तरफ। कौन सी सही हो जाएगा? जो हिंदी में है उनके लिए लिख दिया हूँ। आपको कोई छात्रों को अवधारणा सिखाना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि अमूर्त से मूर्त की तरफ चलें, या फिर अज्ञात से ज्ञात की तरफ चलें, या ज्ञात से अज्ञात की तरफ चलें। हमने डिस्कस किया था लिंकिंग विथ लाइफ, मतलब प्रीवियस नॉलेज से आपको नया नॉलेज जोड़ देना है। कौन सा विकल्प सही होगा? अगर किसी छात्र को आपको कोई कोई नया कॉन्सेप्ट सिखाना है तो आपको क्या करना होगा कि पुराना जो ज्ञान उसने सीख रखा है उसी के को रिलेट कर देंगे आप, और उसी को क्या करेंगे आपको बता देना है, ताकि वो बच्चा जो जान रहा है पूर्व ज्ञान से उसको रिलेट कर देंगे। लिंकिंग विथ लाइफ जो थ्योरी क्लास में पढ़े हैं उसमें मैंने बताया था कि कोई भी कॉन्सेप्ट आपको सिखाना है तो आपको पूर्व ज्ञान से, प्रीवियस नॉलेज से उसको क्या करना है, रिलेट कर देना है, और वो बच्चा वहाँ से सीख जाएगा, आसानी से सीखेगा। तो नोन टू अननोन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे क्या कह रहा है। Froebel's methods of teaching are based on 4 basic principles. Which one among the following is not a part of it? Principle of creative expression, principle of learning by games, प्रिंसिपल ऑफ सोशियबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। कौन सा इसमें सही नहीं होगा? फ्रोबेल एक प्राकृतिक मानववैज्ञानिक थे, प्रकृतिवादी थे। उन्होंने बच्चे को फ्रीडमफुल और प्ले विधि से, खेल विधि के द्वारा कहा कि शिक्षण को इन्होंने बढ़ावा दिया था, खेल विधि के द्वारा। तो फ्रोबेल ने क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन सृजनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना, इसको बताया था उन्होंने। और प्रिंसिपल आई ऑफ लर्निंग बाय गेम्स, उन्होंने कहा कि बच्चे को खेल खेल में सिखाओ, ऐसा ना हो कि बच्चे को ज्ञान जो दें वो बोझ बन जाए। यही आपका विकल्प गलत हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ सोशियबिलिटी उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा था फ्रीडम को बढ़ावा देना है, बच्चा स्वतंत्र रूप से सीखे, जो करना चाहता है वो करे। अगर उसको मन है कि बारिश में जाके एक बार भीगना चाहे तो भीग भी सकता है। ऐसी कई सारे बातें उन्होंने बताई, उन्होंने कहा। तो फ्रीडम को उन्होंने बढ़ावा दिया। उन्होंने क्रिएटिव एक्सप्रेशन को, उन्होंने कहा कि बच्चा नए ज्ञान को सृजन कर सके, बच्चा नए ज्ञान को बिल्ड कर सके, उत्पादित कर सके, और बच्चा खेल खेल में सीखे, खेल विधि से सीखे। ऐसा नहीं है कि उसको बोझ बना करके रटाया जाए। तो कौन सा विकल्प इसका सही हो जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ सोशियबिलिटी। ये आपका बिल्कुल इसमें राइट है, क्योंकि यहाँ पर नॉट पार्ट पूछा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट बेस्ट लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन द टीचर इज सक्सेसफुल इन अराउजिंग द इंटरेस्ट ऑफ अ स्टूडेंट। रुचि का सिद्धांत आपने पढ़ा है, इसमें क्या कह रहा है? प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेशन, प्रिंसिपल ऑफ गोल सेटिंग, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। कौन सा विकल्प सही होगा आपको बताना है। तो इसमें होता क्या है, कह रहा है कि कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि अधिगम
तब अच्छा होता है जब एक टीचर सक्सेसफुल होता है, मतलब कि निर्माण करने में, रुचि डेवलप करने में, छात्र का रुचि विकास करने में, जब बच्चा छात्र का रुचि विकास करने में जब शिक्षक क्या हो जाता है, सक्सेसफुल, सफल रहता है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन क्या कहता है कि इंटरेस्ट, अगर मोटिवेशन से दो चीज़ें होती है, कौन चीज़ें? एक क्यूरियोसिटी डेवलप्ड हो जाती है, मतलब जिज्ञासा, और दूसरा क्या होता था इसमें, और मोटिवेशन के थ्रू कि बच्चा स्वयं से सीखने लगता है, इसमें से स्वयं से सीखने को बढ़ावा देता है, स्वयं से क्या है, सीखने लगता है। और एक क्यूरियोसिटी डेवलप्ड होती है, जिज्ञासा डेवलप्ड होता है। क्यूरियोसिटी डेवलप्ड होता है, जिज्ञासा, स्वयं से सीखने को बढ़ावा मिलता है। प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेशन हो जाएगा सही विकल्प यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि इंटरेस्ट डेवलप्ड होता है, या तो इंटरेस्ट का सिद्धांत होगा, इंटरेस्ट डेवलप करना है यहाँ पर स्टिमुलस वेरिएशन के द्वारा, आपको मनोभाव से, अगर एक शिक्षक अपने मनोभावों के द्वारा क्या हो जाता है, इंटरेस्ट डेवलप कर देता है बच्चों को, तो क्या होता है, अच्छी लर्निंग प्लेस लेता है, स्थान बनाता है, अच्छी तरह से सीखने की क्रिया बढ़ती है। प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेशन हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ गोल सेटिंग नहीं है, और प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन भी नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे। Suppose a student want to share his problems with his teacher and he visit the teacher's house for the purpose. The teacher should, एक बच्चा है जो कि अपने प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याओं को एक शिक्षक से बताना चाहता है और उसके लिए वह उसके घर जाता है, तो टीचर शिक्षक को क्या करना चाहिए? कॉन्टैक्ट द स्टूडेंट्स पेरेंट्स एंड सॉल्व हिज प्रॉब्लम, बच्चे के पिता या गार्जियन से संपर्क करें और उसके बाद में उसके प्रॉब्लम, समस्या को सॉल्व करें। सजेस्ट हिम दैट ही शुड नेवर विजिट हिज हाउस, उसको ऐसा बताएं कि वह दोबारा इस घर पर ना आए। सजेस्ट हिम टू मीट द प्रिंसिपल एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रधानाचार्य को मिलवाएंगे और वहाँ पर उसकी समस्याओं को सॉल्व करेंगे। एक्सटेंड द रीजनेबल हेल्प एंड बूस्ट हिज मोरल, जो मनोभाव लेकर के वो उसके घर आया था, टीचर के घर, उसको बूस्ट करेंगे, बढ़ाएंगे और उसके रीजनेबल हेल्प जो आपको हो सकता है ऐसी मदद करेंगे। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो बिल्कुल चौथा विकल्प ही सही हो जाएगा। आपको क्या करना है, उसके मोरल को डाउन नहीं करना है, और जो हो सकता है आप जितना हेल्प कर सकते हैं उतने हेल्प करेंगे, ताकि रीजनेबल हो हेल्प करेंगे कि उसकी समस्या का समाधान हो सके। उसके स्टूडेंट के पेरेंट्स को इन्वॉल्व जब करेंगे जब कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम हो, पहले आपको उसके प्रॉब्लम का रीज़न जानना है और उसके बाद में हेल्प करने की कोशिश करना है, और उसके मोरल को डाउन नहीं होने देना है। प्रिंसिपल से मिलवाना, उसके घर को ना आने देना, ये सब बकवास की बातें हैं। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाउ कैन आ स्टूडेंट ओवरकम हिज बैकवर्डनेस इन लर्निंग एंड अचीव टू हिज मैक्सिमम पोटेंशियल, अपनी अधिकतम क्षमता को प्राप्त करने के लिए और अपने बैकवर्डनेस, पिछड़ेपन को कैसे ओवरकम कर सकता है एक स्टूडेंट? गिव पीयर कोचिंग, सह शिक्षण दे करके, सह शिक्षण जो होता है कई बच्चों के साथ में। अवॉइड द स्टूडेंट एज इट मे बी स्पेयरिंग द टाइम ऑफ अदर स्टूडेंट्स, आप उस बच्चे को अवॉइड करेंगे कि जिससे कि दूसरे बच्चों का टाइम बर्बाद ना हो। या फिर प्रोवाइड रेमेडियल कोचिंग, कीप योर स्पीड ऑफ टीचिंग फास्ट सो दैट स्टूडेंट्स कंप्रहेंसिव लेवल में इंक्रीज, आप अपने टीचिंग को फास्ट करेंगे, तेज कर देंगे स्पीड को, ताकि बच्चे का समझना, जो कंप्रहेंशन, बोध क्षमता होती है, वो बढ़ जाए। कौन सा विकल्प सही होगा? तो आपको अगर टीचिंग स्पीड बढ़ा देंगे तो कभी बोध की क्षमता बढ़ेगी नहीं, बोध की क्षमता डाउन होगी। अगर टीचिंग स्लो रहेगा, ताकि सभी बच्चों को, ना बहुत आप टीचिंग स्लो कर सकते हैं और ना ही बहुत टीचिंग फास्ट कर सकते हैं, मीडियम वे पर होना चाहिए टीचिंग। तो तीसरा, फोर्थ विकल्प गलत हो गया। पीयर कोचिंग करने से आपको बैकवर्डनेस कम नहीं होगा, क्योंकि उसके बैकवर्डनेस किस कारण से हो रहा है, इसके लिए आपको क्या करना है, उपचारात्मक शिक्षण देना है। उपचारात्मक शिक्षण देंगे तभी आपका क्या होगा, सही होगा। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा?
तीसरा विकल्प इसका बिल्कुल राइट हो जा रहा है। यही आंसर आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। बाकी सारे आंसर्स गलत हैं। स्टूडेंट्स को अवॉइड क्यों करेंगे आप? हर एक बच्चा डिफरेंट है, हर एक डिफरेंट से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, उनके अनुसार आपको सिखाना होता है। Which among of the following reflects best the quality of teaching in a classroom? Through full attendance in classroom, through the use of many teaching aids in classroom, through observation of silence by the students in classroom, through the quality of questions asked by the students in classroom। कौन सा विकल्प इसमें से आपको लगता है कि सही होना चाहिए? क्वालिटी टीचिंग हो रही है क्लास में, ये कौन चीज़ इसमें से प्रदर्शित कर रही है चारों में से? ये कि फुल अटेंडेंस है क्लासरूम में, ये प्रदर्शित कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। फुल अटेंडेंस है तो सिर्फ यही नहीं काफ़ी होता है। फुल अटेंडेंस का मतलब क्या हुआ कि अत्यधिक छात्र मौजूद हैं। हो सकता है आप कोई कॉमेडी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इसलिए भी छात्र मौजूद हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप टीचिंग हो रही हो तभी छात्र क्लासरूम में अटेंडेंस फुल हो। थ्रू द यूज ऑफ मेनी टीचिंग एड्स इन क्लासरूम, क्लासरूम में मेनी टीचिंग एड्स को आपको यूज करके क्या करना है, टीचिंग को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, रुचिपूर्ण बना सकते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि इससे क्या होगा, इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना है कि इंटरेस्ट डेवलप हो गया है तो टीचिंग में आपको महारत हो गई, मतलब कि आप वहाँ टीचिंग करा दे रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर इंटरेस्ट डेवलप कर दिए हैं। थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ साइलेंस बाय द स्टूडेंट्स, क्लास में बहुत रूप से साइलेंस है, पिन ड्रॉप साइलेंस, तो अच्छी टीचिंग हो रही है। ये भी एक क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। जो बच्चे हैं वो इंगेज हैं, एक्टिव रूप से हैं, यहाँ पर एक्टिवनेस की बात हो रही है। एक्टिव रूप से बच्चे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बच्चे टीचिंग लर्निंग में सेंटर में हैं और वो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं और तब लर्निंग हो रही है, तो हम यही मानेंगे और इसलिए चौथा विकल्प सही हो जाएगा। क्योंकि जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स आस्क करते हैं वहाँ पर क्या प्रदर्शित कर रहा है कि एक्टिव रूप से सीख रहे हैं, और जब एक्टिव रूप से सीख रहे हैं वही टीचिंग क्वालिटी को प्रदर्शित करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। The rules of presenting the contents to make them easy are called, जो नियम हैं जिसके द्वारा प्रेजेंट करके कंटेंट्स को, शिक्षण को आसान बनाया जा सकता है, उन्हें कहा जाता है मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग के सिद्धांत, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग की युक्तियाँ, या फिर स्ट्रेटजी, टीचिंग स्ट्रेटजी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपको बताना है। तो मेथड्स ऑफ टीचिंग बताते क्या हैं, इसमें से मेथड्स ऑफ टीचिंग कि किस प्रकार से टीचिंग करना है, ये बताते हैं किस प्रकार से। टेक्निक्स ऑफ टीचिंग बताते हैं आपको क्या क्या उसमें यूज करना है, टेक्नोलॉजी के थ्रू, मतलब टीचिंग एड्स क्या हो लेने हैं, प्लानिंग कैसे करनी है। स्ट्रेटजी क्या बताती हैं, आप किस तरह से टीचिंग करेंगे एज अ शिक्षक, एज अ टीचर, एज अ टीचर आप किस प्रकार से टीचिंग करेंगे, ये टीचिंग स्ट्रेटजीज बताती हैं। टीचिंग टेक्निक्स क्या बताती हैं कि आपको किस प्रकार से प्लानिंग करनी है, किस प्रकार से एड्स जो होते हैं, एड्स, टीचिंग एड्स, उनको आप यूज करेंगे। और मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग क्या करते हैं, वो टीचिंग को हेल्पफुल बनाते हैं, इजी बनाते हैं। तो बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टीचिंग इज बेस्ड अपॉन द मास्टरी ऑफ नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट, टीचिंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, ऑल ऑफ द एबव। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बहुत ही आसान है, ऑल ऑफ द एबव। नॉलेज आप कॉन्सेप्ट्स का नॉलेज होना चाहिए, टीचिंग स्किल्स आनी चाहिए और डिसीजन मेकिंग स्किल्स आनी चाहिए। इफेक्टिव टीचिंग इज अ फंक्शन ऑफ, ये आपको छोड़ देना है। इफेक्टिव टीचिंग इज अ फंक्शन ऑफ मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन क्लास, टीचर्स ऑनेस्टी, टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट्स लर्न एंड अंडरस्टैंड, टीचर्स लाइकिंग फॉर द जॉब ऑफ टीचिंग।
कौन सा विकल्प सही होगा? शिक्षक की ईमानदारी की डिसिप्लिन, अनुशासन, या फिर टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट्स लर्न एंड अंडरस्टैंड। तो तीसरा विकल्प ही राइट हो जाएगा इसका। कौन सा विकल्प? तीसरा ही राइट हो जाएगा। टीचर्स स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं और उनको अंडरस्टैंड, वो समझ पा रहे हैं, उनमें समझ डेवलप्ड हो जा रही है और वो सीख रहे हैं। तो इफेक्टिव टीचिंग में क्या होना चाहिए कि स्टूडेंट सीख भी रहे हों और उनमें समझ हो जाए, आंतरिक रूप से वो सीख सकें कोई चीज़। हम आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने है। द इंटेलेक्चुअल स्किल्स आर रिफ्लेक्टेड बाई, जो इंटेलेक्चुअल बौद्धिक क्षमताएं हैं वो किसके द्वारा प्रदर्शित होती हैं? कॉग्निटिव डोमेन के द्वारा, अफेक्टिव डोमेन के द्वारा, या साइकोमोटर डोमेन के द्वारा, या नन ऑफ द अबव। मैंने नेचर ऑफ टीचिंग में ही पहले में डिस्कस किया था कि कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है, अफेक्टिव डोमेन क्या होता है और साइकोमोटर डोमेन क्या होता है। कॉग्निटिव डोमेन जो होता है ये हमारे संज्ञान से जुड़ा है, ये हमारे मस्तिष्क से जुड़ा है, और अफेक्टिव डोमेन हमारे हृदय से जुड़ा है, हमारे दिल से जुड़ा है, और साइकोमोटर डोमेन को पैर से जोड़ा गया है ताकि, क्योंकि ये क्रिया करता है, ये एक्टिवनेस को बढ़ाता है। तो बौद्धिक है तो बौद्धिक को इससे जुड़ा हो जाएगा। आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? आपका विकल्प सही हो जाएगा कॉग्निटिव डोमेन। हम आगे बढ़ेंगे। टू मेक यूज ऑफ प्रीवियसली लर्नड मटेरियल इन न्यू सिचुएशन इज, जो पिछली ज्ञान में आपने सीखा है, पिछला ज्ञान को नए ज्ञान में जोड़ना क्या होगा? नए स्थिति में ज्ञान को क्या करना है? जोड़ देना है। क्या होगा? कंप्रेहेंशन होगा, बोध होगा, एप्लीकेशन प्रयोग होगा, नॉलेज ज्ञान होगा, एनालिसिस विश्लेषण होगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो पिछले ज्ञान में सीखा और उसको नई स्थिति में हमने क्या कर दिया? प्रयोग कर लिया। तो इसको क्या कहेंगे? एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज। द फियर ऑफ फेलियर नीड्स टू बी डिस्करेज्ड इन चिल्ड्रन विद इन अ क्लासरूम बिकॉज चिल्ड्रंस फियर कैन नॉट बी हैंडल विद इन अ क्लासरूम बाई अ टीचर। अगर बच्चा भयभीत है और उसको हैंडल्ड नहीं किया जा सकता है टीचर के द्वारा, तो फिर टीचर की क्या होगी? ये नाकामयाबी होगी। पहला विकल्प इसका गलत हो गया। स्कूल कैन नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इमोशनल लाइफ्स ऑफ चिल्ड्रन। ऐसा नहीं है, आपको सभी पक्षों को देखना होता है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ऐसा नहीं कि आप अफेक्टिव, इसमें इमोशनल कहाँ आ गया? अफेक्टिव डोमेन में, अफेक्टिव डोमेन में आ गया तो आप इसको नहीं देखेंगे, आपको इसको भी देखना है। फेलियर्स एंड एरर्स आर आर नेचुरल पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग, और चिल्ड्रन हु एक्सपीरियंस फियर आर डेवलप्ड मेंटल फेलियर्स। कौन सा सही होगा? फेलियर आर एंड एरर्स आर नेचुरल पार्ट्स ऑफ चिल्ड्रन लर्निंग। ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो फेलियर हैं वो लर्निंग में, एरर्स जो हैं वो आएंगे ही, ये प्राकृतिक स्वाभाविक हैं, इससे बचा नहीं जा सकता है। क्योंकि जब तक मास्टरी नहीं हो जाएगा कोई चीज़ पर, तब तक आपको फेलियर आएंगे ही। जो त्रुटि है, अगर आप त्रुटि करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? तो त्रुटि आपको करना है, त्रुटि स्वाभाविक है, ऐसा नहीं है कि वो कोई बड़ी बात है। तो इसको आपको बताना है और डिस्करेज करना है, इसको कम करना है, क्योंकि फेलियर और त्रुटि जो हैं ये स्वाभाविक हैं। कथन कह रहा है एजुकेशन फेल्स व्हेन चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड टू रिप्रोड्यूस नॉलेज इन मोर आर लेस द सेम वे इट वाज रिसीव्ड। शिक्षा फेल हो जाती है जब बच्चों से यह एक्सपेक्ट किया जाता है, यह आशा रखा जाता है कि वह ज्ञान को जैसा सीखें वैसे पुनः उत्पादित कर देंगे, पुनः बता सकेंगे। मतलब जितने पॉइंट में सीखा उन्होंने वैसे ही उसको क्या कर देंगे? वो बता सकेंगे। और कारण क्या रहा है? रिप्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज अ मीनिंगफुल इंडिकेटर ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग। ये दोनों में से कौन से? बोथ ये एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये। तो यहाँ पर हम नहीं जाते हैं, अभी यही सीखते हैं। पहला विकल्प ए जो है ये क्या है?
इसमें कह रहा है कि एजुकेशन फेल हो जा रहा है अगर वो समझता है कि जैसे हमने बताया है वैसे बच्चा उत्पादित कर देगा। बिल्कुल बात सही है, जैसे आप बताएंगे वैसे उत्पादित कर देना मतलब क्या हुआ, रटना हो गया। और रट करके मीनिंगफुल लर्निंग होगी? बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ पर मीनिंगफुल की बात की गई है। रिप्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज आ मीनिंगफुल। मीनिंगफुल में क्या होता है कि अपने तरीके से ज्ञान का सृजन करे, क्रिएटिवनेस को बढ़ावा देना, क्रिएटिवनेस को बढ़ावा देना, ना कि उसको रट करके और उसे मीनिंगफुल हम मानते हैं। तो ए इज करेक्ट एंड आर इज फॉल्स। हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरर्स मेड बाय चिल्ड्रन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग आर इंडिकेटिव, संकेत हैं। जो चिल्ड्रन बच्चे लर्निंग के प्रोसेस में त्रुटियां करते हैं वो संकेत होते हैं। द नीड ऑफ मोर ड्रिल एंड प्रैक्टिस, नहीं, त्रुटियां तो स्वाभाविक है, वो करेंगे ही, इसमें स्वाभाविक है, ये कोई ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं करेंगे। त्रुटि करना स्वाभाविक है, जब तक सीखेंगे आप तब तक त्रुटियां करते रहेंगे। परमानेंट कॉग्निटिव इनएबिलिटीज, नहीं, ये कोई अक्षमता नहीं है। क्या इसमें कोई अक्षमता नहीं है कि हमेशा त्रुटि होगी। ये इनएबिलिटी को, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक इनएबिलिटी को प्रदर्शित नहीं करता है। क्वालिटेटिव डिफरेंस इन चिल्ड्रंस थिंकिंग एज कम्पेयर टू एडल्ट्स, बिल्कुल सही है, ये गुणात्मक रूप से डिफरेंस है, क्योंकि चिल्ड्रंस जो थिंकिंग होता है वो अलग अलग होता है सभी का। एडल्ट्स जिनको मास्टरी हासिल हो गई है उनके अकॉर्डिंग, उनके कंपैरिजन में बच्चे क्या हैं, अभी क्वालिटी डिफरेंस है, उनमें गुणात्मक रूप से अंतर है। जेनेटिक इन्फ्लुएंस, बिल्कुल गलत है, ये जेनेटिक नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि ये जीन के द्वारा हुआ है, बिल्कुल गलत है, जेनेटिक नहीं होगा। तो तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन अ सिचुएशन व्हेन आउटकम इज अनसर्टेन बट फोकस इज ऑन फेलियर, अ चाइल्ड इज लाइकली टू एक्सपीरियंस। आउटकम जो है वो क्या है, अनसर्टेन है, अनिश्चित है। जो सीख रहा है वो अनिश्चित है, जो उसको पता चलना चाहिए वो अनिश्चित है, ठीक है। और उसको फोकस किया जा रहा है, उसके फोकस किया जा रहा है नाकामी पर, फेलियर पर। तो बच्चे क्या होंगे, बोर्डम होंगे, मतलब कि क्या कहते हैं, उदास, एंजाइटी होगी, चिंता होगा, एंगर क्रोध होगा, सेम मतलब होता है शर्माना। तो क्या हो जाएगा, तो बच्चे उस अवस्था में क्या करेंगे, एंजाइटी फील करेंगे। ऑप्शन इसका 2 सही हो जाएगा। एंजाइटी चिंता होगी, दुश्चिंता का कारण बनेगा, क्योंकि उनके आउटकम पर कुछ निकल नहीं रहा है, वो अनिश्चित है, और उनके फेलियर पर लगातार चोट किया जा रहा है, उनके फेलियर पर फोकस है। तो बच्चे के अंदर क्या हो जाएगी, एंजाइटी होगी। कोई बच्चा उदास तब होता है जब उसको परिश्रम करता है पर मिलता नहीं है। एंगर क्रोध कब आएगा, जब बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा, जब एंजाइटी हो जाएगी, चिंता हो जाएगी, तो उसके बाद में क्रोध उत्पन्न होने लगता है। और शेमफुल होना, शर्मिंदा होना, कोई ऐसा कार्य कर देना जो कि अपमानित करने लायक हो, तब शर्मिंदगी होगी, या फिर स्वभाव ही ऐसा हो। इस प्रकार हमने आज इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आप हमारे YouTube चैनल को जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम चैनल को जुड़िए। यहाँ पर क्विज होती हैं, क्विज ऑर्गेनाइज की जाती हैं, आप वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये टीचिंग एप्टीट्यूड के प्लेलिस्ट हैं, आप प्लेलिस्ट जा कर के चेक कर सकते हैं, MCQ लगा सकते हैं और देख सकते हैं। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।